हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम फ्रीलांसर माधवी और आज का जो टॉपिक है, आज के सेशन का टॉपिक है टाइम पीरियड कॉन्सेप्ट इन बिजनेस सेंट्रल एंड नेविजन। पॉइंट्स मैंने कुछ नोट डाउन कर रखे हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि टाइम पीरियड कॉन्सेप्ट अगर आप डायरेक्टली नेविजन में सर्च करोगे पीरियड्स, तो आपको बहुत सारे पीरियड्स के टर्मिनोलॉजी के जो सर्च इंजन आपको जो सर्च बॉक्स आपको बताता है कि पीरियड से रिलेटेड कितने सारे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं डेटाबेस में आपकी कंपनी में। तो सिस्टम क्या करेगा, जैसे आपने टर्मिनोलॉजी टाइप की बिजनेस सेंट्रल या अमेजन में पीरियड्स, आपको वो बताएगा। अकाउंटिंग पीरियड हो सकता है आपका, टैक्स से रिलेटेड पीरियड्स हो सकता है आपका, फिजिकल इन्वेंट्री से रिलेटेड पीरियड्स भी है, इन्वेंट्री से रिलेटेड पीरियड है, अकाउंटिंग से रिलेटेड पीरियड्स है। तो ये सारे जो सर्च बॉक्स जो नेविजन एंड बिजनेस सेंट्रल का है आपकी कंपनी में, उसमें अगर आप सर्च इंजन यूज़ करते हो, टर्मिनोलॉजी टाइप करते हो पीरियड्स, तो वो आपको टाइम पीरियड से कनेक्ट करता है। और टाइम पीरियड्स वर्ड्स इसलिए मैंने दिया है ताकि आप सिर्फ पीरियड वर्ड से कंफ्यूज ना हो, आप उसे टाइम के साथ जोड़ें। तो अकाउंटिंग पीरियड से शुरू करते हैं। सबसे पहले जब अकाउंटिंग पीरियड से शुरू क्यों कर रहे हो, क्योंकि जब आप इम्प्लीमेंटेशन करते हो, अगर आप एक यूज़र हो और आपको ऑलरेडी सारा इंस्टॉल किया हुआ सिस्टम मिला है, सिर्फ आप डेटा एंट्री करते हो, तो आपकी समझ में ये इतना नहीं आएगा। लेकिन जो इंस्टॉलेशन करते हैं ना, उनको पता होता है कि बेसिक जो हमारे पास चीज़ें होती हैं कि सिस्टम किस तरह से काम करेगा और किस तरह से एंट्रीज कैप्चर होंगी। तो बेसिक इंस्टॉलेशन करते समय हम क्या करते हैं, हम प्री रिक्विजिट्स जो लिस्ट बनाते हैं कि ज़रूरी चीज़ें क्या है सेटअप की, जिनके बिना आपकी कंपनी रन नहीं करेगी ठीक से। जैसे कि मान लो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल यूज़ करते हो या वेयर हाउस मॉड्यूल यूज़ करते हो या सिर्फ फाइनेंस यूज़ करते हो, कुछ लोग सिर्फ इन्वेंट्री से रिलेटेड चीज़ों के लिए, बहुत बेसिक काम के लिए बिजनेस सेंट्रल या नेविजन यूज़ करते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि जो चीज़ें आपकी ज़रूरत की नहीं है, जैसे आप एडवांस वेयर हाउसिंग यूज़ नहीं करते, आप मैन्युफैक्चरिंग यूज़ नहीं करते, आप यूज़ करते हो सिंपल स्टैंडर्ड नेविजन, बेसिक कुछ इन्वेंट्री के ट्रांजेक्शन और फाइनेंस। तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सारा सेटअप इनेबल कर दो, सारे काउंटिंग पीरियड्स इनेबल कर दो। अगर आप फिक्स एसेट्स मॉड्यूल ही यूज़ नहीं करते, अगर आप फिजिकल इन्वेंट्री कभी रन ही नहीं कराते, तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते ही नहीं, अगर आपके सिस्टम में जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस जैसे चीज़ें रन ही नहीं हो रही, तो टैक्स अकाउंटिंग पीरियड आपके किसी काम का नहीं है। इन्वेंट्री से रिलेटेड अगर आप पीरियड क्लोज नहीं करते और डेटा को फ्रीज नहीं करना चाहते, इन्वेंट्री वैल्यूएशन रिपोर्ट पीरियडिकली रन करके डेटा फ्रीज जो आपने किया था उससे मैच नहीं करवाते, तो फिर जो इन्वेंट्री पीरियड का कॉन्सेप्ट आपके लिए नहीं है। तो ये जो पॉइंट्स है ना, तो जैसे आपने सर्च बॉक्स यूज़ किया, आपने उसमें लिखा पीरियड्स, तो सिस्टम आपको बताएगा अकाउंटिंग पीरियड, इन्वेंट्री पीरियड, टैक्स अकाउंटिंग पीरियड्स, फिजिकल इन्वेंट्री पीरियड, फिक्स एसेट्स अकाउंटिंग पीरियड इंक्लूडिंग टैक्स, क्योंकि इस पर भी टैक्स लगता है। और ये आपका जो टैक्स पीरियड बना होगा ना, वो कैलकुलेशन इसके ऊपर एप्लीकेबल होगी। फिर एक आता है आपका टैक्स अकाउंटिंग पीरियड सेटअप। अब ये जो सेटअप है, अगर आप ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हो तो क्या होगा कि आपको एक स्टैंडर्ड टैक्स क्या मिलता था कि जीएसटी से रिलेटेड आप अलग अकाउंटिंग सेटअप बनाओ, जीएसटी अकाउंटिंग सेटअप, और मतलब जीएसटी का टैक्स अकाउंटिंग सेटअप, और टीडीएस टीसीएस से रिलेटेड अलग बनाओ। लेकिन जैसे एडवांस वर्जन आया है, उसमें क्या है कि टैक्स अकाउंटिंग पीरियड का जो सेटअप है, सेटअप का ही कार्ड अलग कर दिया है, उसके अंदर जीएसटी आपको डालना है, और मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेशन, और जैसे आप लाइन डिफाइन करते हो ना, लाइन टैक्स टाइप जीएसटी और टैक्स टाइप, तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में जीएसटी हो गया और डायरेक्ट टैक्सेशन में टीडीएस और टीसीएस भी आपको अलग अलग डिफाइन करना है। क्योंकि वैसे जो अकाउंटिंग पीरियड सेम होगा टीडीएस और टीसीएस के लिए, आप स्लैश करके बना सकते हो, जीएसटी के लिए अलग बनाना होगा और टीडीएस स्लैश टीसीएस के लिए अलग। अब ये अलग क्यों, क्योंकि जो जीएसटी है ना, जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, और बहुत जगह ऐसा भी हो रहा है कि वैट एप्लीकेबल है कुछ सिनारियोज में, तो जीएसटी लागू नहीं करे अगर आप अदर कंट्रीज़ के लिए काम कर रहे हो। और अगर आप जीएसटी फ्री जोन में आते हो, एग्जेम्प्टेड अधिकतर केसेस हैं, तो हो सकता है कि आप जीएसटी के केसेस आपके में नहीं आ रहे हो, तो जब जीएसटी अकाउंटिंग पीरियड नहीं बनाओगे तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन अगर नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आप किसी वेंडर का टीडीएस काटते हो, एम्प्लॉय का टीडीएस काटते हो, अगर आपने एचआर मॉड्यूल भी चलाया हुआ है, तो टीडीएस के केसेस में क्या होता है ना, अगर आप कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विसेज ले रहे हो, तो टीडीएस के केसेस में क्या होता है कि आपको जब भी आप टीडीएस कैलकुलेट करवाने की कोशिश करोगे,
तो एक सिस्टम कॉल होता है कि उसके पीछे एक अकाउंटिंग पीरियड है या नहीं। टैक्स कैलकुलेट करवाने के लिए सिस्टम को जानना है कि आपका टैक्स अकाउंटिंग पीरियड पीछे एग्जिस्ट करता है या नहीं, और एग्जिस्ट कैसे करेगा। आपको TDS TCS का जो मैंने अभी सेटअप बोला, सेटअप क्रिएट करना है, सेटअप की लाइन, और उसके बाद आपको सिंपल सा क्लिक करना पड़ता है क्रिएट ईयर पे, और सिस्टम क्या करता है, आपसे बस पूछता है कि आपका जो टाइम पीरियड्स कितने का होगा, तो आप बताते हो कि 12 मंथ्स होंगे, और इंटरवल्स उसमें कितना होगा, तो एक मंथ्स का जो लेंथ होगा, पीरियड लेंथ एक मंथ का होगा, तो 12 पीरियड्स एक मंथ के लेंथ वाले पीरियड। स्टार्टिंग डेट क्या होगी, तो स्टार्टिंग डेट अगर आप फिजिकल ईयर फाइनेंशियल ईयर यूज़ कर रहे हो तो आप अप्रैल टू मार्च कर देते हो, मतलब एक ईयर से अप्रैल से शुरू हुआ, नेक्स्ट ईयर मार्च में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे कि मैंने कहा, अगर आप फॉरेन कंट्री के लिए काम कर रहे हो तो आप बहुत बार क्या होता है कि आप कैलेंडर ईयर यूज़ करते हो, जिसका मतलब होता है जनवरी से दिसंबर। नॉर्मल कैलेंडर जैसे हम लोग अपने घर में रखते हैं वैसे ही जनवरी से दिसंबर। तो अगर आप जनवरी से दिसंबर बना रहे हो तो आपको वैसे ही बनाने पड़ते हैं टैक्सेशन। लेकिन ये काम आपका अकाउंटिंग पीरियड्स के साथ हो जाता है, लेकिन GST के लिए तो आपको वही रूल फॉलो करना होगा, वही गाइडलाइन जिस कंट्री के लिए आप कैलकुलेट करवा रहे हो। अगर इंडिया के लिए कैलकुलेट करा रहे हो तो फिजिकल ईयर फाइनेंशियल ईयर, तो GST का अकाउंटिंग पीरियड जब आप बनाते हो तो उसमें भी क्या है कि क्वार्टर्स में डिवाइडेड है। पहले 4 मंथ, फिर 4 मंथ, थ्री मंथ्स के 4 क्वार्टर्स। पहले 3 मंथ वो ले लेगा अप्रैल मई जून, फिर जुलाई अगस्त सितंबर, उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर जनवरी फरवरी मार्च। ऐसे क्या करता है कि वो जो 3 मंथ्स के 4 क्वार्टर्स में आपके एक ईयर को डिवाइड कर लेता है। तो GST का जो सब डिवीजन पीरियड होता है ना, GST में वो भी डिफाइन होगा, TDS TCS में वो भी डिफाइन होगा। और नॉर्मली पहले तो क्या होता था कि आपको 2 बार क्लिक करना पड़ता था कि एक आपने स्टैंडर्ड पीरियड 12 मंथ्स का डिफाइन किया, फिर सब काउंटिंग पीरियड भी डिफाइन करते थे। लेकिन अभी आप क्रिएट ईयर करो, सिस्टम आपको कैलकुलेट करके क्रिएट करके दे देगा। स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट आपको सही से डालनी है, तो सिस्टम क्या करता है, फिर टैक्स अकाउंटिंग पीरियड क्रिएट करता है। तो टैक्स अकाउंटिंग क्रिएट, लेकिन हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए, तो सबसे पहले हमें शुरू करना चाहिए, अगर आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो तो सबसे पहले आपको अकाउंटिंग पीरियड डिफाइन करना चाहिए, क्योंकि नेचर ऑफ द बिजनेस, साइज ऑफ द कंपनी। अब नेचर ऑफ द बिजनेस, कोई कंपनी सिर्फ ट्रेडिंग बिजनेस में है और उसका साइज़ बहुत ही छोटा है। तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि फॉरेन की कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो नेविजन या बिजनेस सेंट्रल यूज़ तो कर रही हैं, लेकिन वो परचेज सेल्स मॉड्यूल यूज़ नहीं करती। वो क्या करती हैं, सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करती हैं, आइटम जनरल यूज़ करती हैं, और आइटम जनरल से ही वो जो आप देखते हो ना एंट्री टाइप, तो आप क्या करते हो, पॉजिटिव एडजस्टमेंट, नेगेटिव एडजस्टमेंट, स्टॉक इन स्टॉक आउट करते हो। तो वो लोग सेल परचेज भी उसी एंट्री टाइप वाले फील्ड से परचेज एंड सेल यूज़ करके करते हैं, क्योंकि वो बाकी मॉड्यूल्स, बाकी चीज़ें यूज़ नहीं करते, वो सिर्फ आइटम जनरल के थ्रू ही अपना परचेज सेल करते हैं। और इसका एक फ़ायदा उनको ये होता है कि उनको वेंडर और कस्टमर के रिकॉर्ड नहीं रखना पड़ते। अगर उन्होंने एंट्री टाइप परचेज लिया और उन्होंने इन्वेंट्री को इन किया परचेज के थ्रू, उन्हें वेंडर का रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ आपको वेंडर नहीं लेना पड़ता। ठीक है, उसी तरह सेल किया जब इन्वेंट्री, आउट टू इन्वेंट्री, अब पॉजिटिव एडजस्टमेंट से भी आप इन्वेंट्री इन करते हो और नेगेटिव से आउट करते हो, लेकिन परचेस का मतलब होता है कि आप खरीद के लाए, और सेल का मतलब होता है कि आपने बेचा। तो जब ये टर्मिनोलॉजी आइटम जनरल में आप यूज़ करते हो तो क्या होता है कि सिस्टम उस तरह से चीज़ों को सेव करता है कि ये परचेस एंट्री टाइप था इसका। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर मेरी बहुत छोटी सी स्मॉल सी कंपनी है जिसमें टैक्स एप्लीकेबल ही नहीं होगा, क्योंकि हम टैक्स के लिमिटेशन थ्रेशोल्ड अमाउंट में नहीं आते कि मैक्स जो लिमिट होता है यहाँ से टैक्स कैलकुलेट होना शुरू होगा, हम उसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो मेरी कंपनी पर टैक्स नहीं लगेगा, तो मेरे लिए जो टैक्स अकाउंटिंग पीरियड है वो वेस्ट है, मुझे बनाने की ज़रूरत ही नहीं। मेरे लिए फिजिकल इन्वेंट्री का जो पीरियड है वो बनाने की ज़रूरत नहीं, फिक्स एसेट्स अकाउंटिंग पीरियड बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना सेटअप डिफाइन करने की ज़रूरत है, ना उसका पीरियड बनाने की ज़रूरत है। अगर मैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन रिपोर्ट से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें चेक नहीं करती, बस थोड़ा बहुत जो नॉर्मल इन्वेंट्री के रजिस्टर्स वगैरह यूज़ करती हूँ, तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस जो इंक्रीज इन्वेंट्री है माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस जो भी आपका एडजस्टेड डेटा होता है, जैसे कि जब हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन रिपोर्ट आपके लिए क्लोजिंग कैसे निकालती है। सबसे पहले वो क्या करती है, आपका जो लास्ट क्लोजिंग डेट पे जो इन्वेंट्री थी वो नेक्स्ट डे ओपनिंग होता है, तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस डिक्रीज, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस डिक्रीज,
और परचेस को आप इंक्रीज वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो पॉजिटिव एडजस्टमेंट से आ सकता है, परचेस से आ सकता है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री से आ सकता है। तो ओपनिंग प्लस परचेस माइनस डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज सेल भी हो सकता है, नेगेटिव एडजस्टमेंट भी हो सकता है, इक्वल टू क्लोजिंग इन्वेंट्री। फॉर्मूला मैं रिपीट कर देती हूँ। इन्वेंट्री वैल्यूएशन रिपोर्ट, इसका जो रिपोर्ट आईडी है 1001, बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है, कॉस्टिंग के लिहाज से तो बहुत ही अच्छी है। तो अगर आप इसे यूज़ करते हो तो आपको, जैसे मान लो आपने 31 मार्च या 31 जनवरी को कोई क्लोजिंग डेट अपलोड किया था, तो इन्वेंट्री का स्टॉक आपने चढ़ाया था, और इसका ओपनिंग क्या होगा नेक्स्ट, अगर आप क्लोजिंग आपने दिसंबर डाला है तो जनवरी 1 को उसका ओपनिंग होगा, क्लोजिंग 31 मार्च है तो 1 मार्च को उसका ओपनिंग होगा। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस जो आपका डिक्रीज इन इन्वेंट्री करके वो क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना शुरू कर देगा। क्लोजिंग मतलब एट बैलेंस एट डेट पे आपकी क्या इन्वेंट्री पड़ी हुई है, इस तरह से। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर इन्वेंट्री पीरियड, अगर मान लो आपके पास एक इन्वेंट्री पीरियड है, ये चीज़ मैंने क्यों बोली, ये रिपोर्ट क्यों बोला मैंने, क्योंकि जब आपके पास कोई पर्टिकुलर इन्वेंट्री पीरियड अगर आप एक्टिवेट करके रखते हो सिस्टम पे, जैसे इन्वेंट्री पीरियड एग्जिस्ट तो करता है लेकिन लोग यूज़ नहीं करते। अब जैसे आपके पास 12 मंथ्स का पीरियड है, 12 मंथ्स के पीरियड में आपने जनवरी टू दिसंबर डिफाइन कर रखा है या अप्रैल टू मार्च डिफाइन कर रखा है। तो जैसा अकाउंटिंग पीरियड में आप करते हो ना, अकाउंटिंग पीरियड में आप क्या करते हो कि हमने 12 मंथ्स बताया, 1 मंथ की लेंथ बताई, स्टार्टिंग डेट अगर अप्रैल है तो हमने अप्रैल बताया, और उसका 12 मंथ वो एग्जैक्ट पकड़ेगा। 12 मंथ्स, अप्रैल से 12 मंथ लास्ट क्या आ रहा है उससे मिलेगा मार्च, तो वो उसका क्लोज डेट होगा मार्च 31, और नेक्स्ट ओपनिंग डेट क्या होगा, अप्रैल। ठीक है। तो जब अकाउंटिंग पीरियड बनाते हो, अकाउंटिंग पीरियड उनके लिए जो फाइनेंस पे ज़्यादा जोर देते हैं, जिनका जोर इन्वेंट्री पे नहीं है, मतलब उनके लिए इन्वेंट्री इतनी वैल्यूएबल चीज़ नहीं है कि वो इन्वेंट्री का ट्रैक रिकॉर्ड रखने की पे बहुत ज़्यादा मेहनत करें। तो वो क्या करते हैं, अकाउंटिंग पीरियड, क्योंकि बेस के लिए आप जब भी कोई डेट पोस्ट करवाना चाहो, चाहे आप कोई भी मॉड्यूल यूज़ करो, लेकिन अगर आप कोई एक डेटा एंटर करवाना, सिस्टम में पोस्ट करवाना चाहो, कोई भी एक एंट्री, चाहे वाउचर एंट्री हो, चाहे परचेस सेल की एंट्री हो, कोई नॉर्मल एंट्री भी अगर आप सिस्टम पे पोस्ट कराना चाहो और आपका अकाउंटिंग पीरियड नहीं है, तो सिस्टम मना कर देगा, क्योंकि वो कोई भी डेट विदाउट अकाउंटिंग पीरियड डिफाइन हुए पोस्ट नहीं कर सकता। उसके पास पोस्टिंग डेट कैप्चर करने के लिए पीछे बैकग्राउंड सेटअप नहीं है। पोस्टिंग डेट वो कैसे कैप्चर करता है, जब उसके पास कोई अकाउंटिंग पीरियड हो। तो अकाउंटिंग पीरियड आपने डिफाइन नहीं किया तो सिस्टम कोई एंट्री नहीं करेगा। अब मान लो आपने इन्वेंट्री पीरियड डिफाइन नहीं किया तो सिस्टम आपको कोई एरर नहीं देगा, क्योंकि उसको कोई लेना देना नहीं है कि इन्वेंट्री पीरियड डिफाइन है या नहीं, क्योंकि इन्वेंट्री पीरियड लॉकिंग फैसिलिटी देता है, फ्रीजिंग फैसिलिटी देता है, डेटा को एक पीरियड में कैप्चर कर देता है। उसमें अगर कोई चेंजेस हुआ तो उसमें मॉडिफिकेशन आप मॉनिटर कर सकते हो कि मेरा लास्ट डेटा इतना था, फिर इसमें चेंजेस ऐसे हुआ, मैंने उसको फ्रीज कर रखा था। तो जब तक अनफ्रीज नहीं करते आप, तब तक वो डेटा उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता। तो इन्वेंट्री पीरियड का कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग पीरियड के कॉन्सेप्ट से अलग है। अकाउंटिंग पीरियड आपको सबसे पहले ये फीचर देता है कि कोई भी डेटा पोस्ट हो सकता है सिस्टम में डेट के साथ, और डेट का कॉन्सेप्ट, टाइम पीरियड का कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग पीरियड से ही आता है। तो जैसे आपने अकाउंटिंग पीरियड डिफाइन किया, सिस्टम को पता चल गया कि अब आप डेट कॉन्सेप्ट लागू करोगे सिस्टम पे, किसी भी तरह की एंट्री होगी उसको बैकग्राउंड सपोर्ट देगा आपका अकाउंटिंग पीरियड। अब अकाउंटिंग पीरियड जब सपोर्ट करने लग जाता है, तो जैसे मान लो आपने वाउचर एंट्री की या आपने सेल परचेस की एंट्री की, तो पोस्टिंग डेट आप लेते हो, पोस्टिंग डेट अकाउंटिंग पीरियड से कैप्चर हो जाता है। ठीक है। अब मान लो आप 22-23 की एंट्री कर चुके, 24-25 की एंट्री कर चुके। अब आप जब 26 में जाओगे और आपने अकाउंटिंग पीरियड डिफाइन नहीं किया, तो जैसी फर्स्ट डेट की एंट्री आप कैप्चर करने की कोशिश करोगे, अगर आपका अकाउंटिंग पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता है तो सिस्टम आपको एरर देगा कि 2026 के लिए तो आपने अकाउंटिंग पीरियड क्रिएट ही नहीं किया है, आपको हर साल के लिए क्रिएट करना है। कुछ लोग एक्स्ट्रा एडवांस में बना के रख देते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो सिस्टम आपको एरर देगा कि आपका अकाउंटिंग पीरियड नहीं है। तो वो उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए सिस्टम में आपकी डेट कैप्चर होती है। जब आप कोई भी कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, डेट कैप्चर करता है। तो जैसे आप प्रेजेंट डेट में आते हो वो वहाँ से उठा लेता है डेट को। तो जैसे आपका प्रेजेंट डेट, आपकी वर्किंग डेट आती है करंट वाली,
तो सिस्टम कॉल करता है अकाउंटिंग पीरियड को, उसके बैकग्राउंड में अकाउंटिंग पीरियड है या नहीं, और सिस्टम को मिल जाता है उसका अकाउंटिंग पीरियड। तो सिस्टम आपको पोस्टिंग डेट अलाउ करता है कि आप इस डेट पे पोस्ट कर सकते हो, आपका बैकग्राउंड सेटअप आपको सपोर्ट कर रहा है, आपका अकाउंटिंग पीरियड एग्जिस्ट करता है। अब उसके बाद सिस्टम देखता है, अगर आप मान लो पोस्टिंग डेट तो चलो हो गया, अब आपके पास और भी बहुत सारी डेट है। डॉक्यूमेंट डेट, बहुत सारे लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट डेट क्यों लेना है जब पोस्टिंग डेट के साथ ही तो पोस्ट हो रहा है, और आपने अगर नया फ्रेश डॉक्यूमेंट बनाया है आज की डेट में मान लो, तो डॉक्यूमेंट जिस समय आप न्यू पे क्लिक करके बनाते हो ना, वो पर्टिकुलर डेट उठा लेता है, हर फील्ड के लिए कैप्चर करता है। तो उसने डॉक्यूमेंट डेट भी उठा ली, पोस्टिंग डेट भी सेम, डॉक्यूमेंट डेट भी सेम। तो हम क्यों अलग अलग कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं? तो अलग अलग कॉन्सेप्ट लेके हम इसलिए चले क्योंकि जो आपका डॉक्यूमेंट डेट है वो आपके ड्यू डेट, पेमेंट टर्म्स, स्पेशली पेमेंट टर्म्स को पे फ़र्क डालता है। उसका इफेक्ट, आपके डॉक्यूमेंट डेट का फ़र्क आपके पेमेंट टर्म्स पे आता है। अगर मान लो आपका कस्टमर या वेंडर के साथ टर्म्स है कि विद इन 1 मंथ में अगर आप पे कर दोगे तो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा, तो ये ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट होगा? अगर आपने कोई रिमाइंडर नोटिफिकेशन लगा रखा है सेटअप से, तो आपको नोटिफिकेशन भी आएगा। अगर आपने फाइनेंस चार्ज यूज़ कर रखा है तो आपको इंटरेस्ट पे कैलकुलेट करके दिखा सकते हो। लेकिन सबसे पहली बात है कि आप ड्यू डेट कैलकुलेट कैसे करवाओगे, आप पेमेंट टर्म्स के साथ लिंक कैसे करोगे उसे? तो पेमेंट टर्म के साथ लिंक होगा डॉक्यूमेंट डेट का कॉन्सेप्ट, और डॉक्यूमेंट डेट आपके पोस्टिंग डेट से अलग हो सकती है। क्या हो सकता है कि आपने परचेस ऑर्डर आपने 1 महीने पहले 2 महीने पहले बनाया था, और उससे ऑर्डर से रिलेटेड आप मल्टीपल शिपमेंट इन्वॉइसिंग कर रहे हो, तो सिस्टम क्या करेगा, वो डॉक्यूमेंट डेट से कैप्चर करके आपका ड्यू डेट निकालेगा। फिर इन्वॉइसिंग के टाइम पे वो कैलकुलेट कराएगा और आपको बताएगा कि पेमेंट टर्म्स के अकाउंटिंग। जब आपका इन्वॉइस पोस्ट हो गया, जब आप पेमेंट अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो सिस्टम कॉल करेगा कि इन्वॉइसिंग की डेट क्या थी, पेमेंट की डेट क्या थी, फिर आपको कैलकुलेशन वाइज पेमेंट टर्म्स की जो खूबसूरती है वो पता चलेगी कि अगर आप विद इन ड्यू डेट पे कर देते हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि पेमेंट टर्म्स आपका कह रहा था कि अगर आपने विद इन ड्यू डेट पे कर दिया, मतलब 1 मंथ के अंदर आपने इन्वॉइसिंग डेट से कैलकुलेट हुआ ना, तो 1 मंथ के अगर अंदर आपने पेमेंट कर दिया तो आपको कितना मिलेगा, आपको 2 या 3% डिस्काउंट मिलेगा। तो वो डिस्काउंट आपको मिलेगा। लेकिन अगर ड्यू डेट क्रॉस हो गई तो अगर इंटरेस्ट चार्ज होगा तो इंटरेस्ट चार्ज होगा, अगर नहीं कुछ चार्ज होगा तो नॉर्मल आपको जो वैल्यू पे करनी थी वो उतनी पे करनी पड़ेगी, आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ये जो डिस्काउंट के फीचर ये पेमेंट टर्म्स के ऊपर जो एड ऑन करके मिलते हैं वो इसलिए मिलते हैं कि आपको कन्विंस किया जा सके कि आप विद इन द टाइम पीरियड आप पेमेंट कर दो, टाइम पे पेमेंट कर दो। तो कस्टमर को टाइम पे पेमेंट करने के लिए, फोर्स करने के लिए एक तरह से आप कह सकते हो, या मोटिवेट करने के लिए कह सकते हो। सिस्टम पे ये किया जाता है, सारे वेंडर अपने कस्टमर के लिए करते हैं। और अगर आप खुद की बिजनेस कंपनी चला रहे हो तो आपने भी डिफाइन कर रखा होगा। तो डॉक्यूमेंट डेट क्या करता है, आपके पेमेंट टर्म्स को कंट्रोल करता है। पोस्टिंग डेट क्या करता है, वो पर्टिकुलर जो डेट जिस पे आप पोस्ट करवाना चाहते हो डॉक्यूमेंट, वो आपकी वर्किंग करंट डेट होती है। तो डिपेंड करता है कि आपका कैलकुलेशन किस तरह से काम कर रहा है, आपका सिनेरियो। हर चीज़ में मैं कुछ भी एक्सप्लेन कर लूँ, ज़रूरी नहीं कि आपके सिनेरियो में फिट हो जाए। आपका जो केस स्टडी होगा, आपका जो यूज़ केस होगा, यूज़ केस यानी सिनेरियो, आपके सिनेरियो के अकॉर्डिंग ये चीज़ें काम करती हैं। तो आपको टेस्ट करके भी देखना चाहिए कि ये चीज़ें वैसी काम करी जैसे मैं बोल रही हूँ। क्योंकि जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर पे जब तक आप शिपमेंट करते हो तब तक वो चीज़ें वर्क नहीं करती जो इन्वॉइसिंग के साथ करती हैं। बहुत लोग डायरेक्ट इन्वॉइसिंग करते हैं। तो आप अगर एक डायरेक्ट इन्वॉइसिंग पोस्ट करके देख लोगे और उसके बाद ये पेमेंट वाला सिनेरियो अप्लाई करोगे, और उसमें पेमेंट टर्म्स विद इन द टाइम पीरियड आपने अगर ड्यू डेट मेंशन कर रखा होगा, तो आपको ये कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। एक स्मॉल सी एंट्री विद सेटअप करके आपको टेस्ट करके देखना होगा। तो टेस्टिंग ज़रूरी है। अगर इस कॉन्सेप्ट को लागू करना है, आपको चेक करना है। तो जब हम लोग टेस्टिंग करते हैं तो बहुत बार अगर हमें जल्दी टेस्टिंग करनी होती है, जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है, तो हम बहुत लंबे चीज़ों पे नहीं जाते कि हम ऑर्डर क्रिएट करें, फिर शिपमेंट करें या इन्वॉइसिंग करें। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इन्वॉइसिंग करके टेस्ट कर लेते हैं कि डायरेक्ट इन्वॉइसिंग से बस आपको डेट पे कमांड होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट डेट और आपका जो पोस्टिंग डेट है, अगर आपके सिनेरियो के साथ अलग अलग है तो अलग अलग हो सकता है। क्योंकि अगर आपका डॉक्यूमेंट डेट और पोस्टिंग डेट सिनेरियो के साथ फिट नहीं हुआ तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। उन दोनों में डिफरेंस डिस्काउंट के लॉजिक के साथ फिट होना चाहिए, ठीक है। तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये तो डॉक्यूमेंट डेट के बारे में बता रही थी। तो आपका पोस्टिंग डेट, डॉक्यूमेंट डेट और भी बहुत सारे डेट होते हैं। प्रॉमिस डेट होता है, डिलीवरी डेट होता है, वो आपके सिनेरियोस एंड कॉन्सेप्ट के ऊपर आता है। तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है हम उस पर ही बात करेंगे, ताकि हम इसे
जल्दी ख़त्म कर सकें। तो टाइम पीरियड का जो कॉन्सेप्ट था शुरू हुआ था अकाउंटिंग पीरियड से। जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो हम सारे एक चेकलिस्ट बनाते हैं। सबसे मेन वर्ड है चेकलिस्ट। एक्सेल पे बना लीजिए आप, जो भी यूज़ करते हैं आप एक्सेल पे बना सकते हो, बहुत इजी होगा। तो एक्सेल पे बनाने का क्या फ़ायदा है ना, 1 2 3 4 लाइन नंबरिंग हो जाती है और टेक्स्ट जो उसका क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन ईजिली लिख सकते हो। तो मैं क्या करती हूँ, मैं तो इसके नंबरिंग कर लेती हूँ और जितना भी टेबल्स ज़रूरी है सेटअप का, सबसे पहले मैं ये जान लेती हूँ कि कंपनी का नेचर ऑफ द बिज़नेस क्या है। कंपनी का नेचर ऑफ द बिज़नेस अगर ट्रेडिंग है तो उसके लिए कौन कौन सा सेटअप ज़रूरी होगा, तो उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से टेबल्स में मुझे सेटअप करना होगा, उनका नाम डिस्क्रिप्शन के तौर पर मैं लिख लेती हूँ और इस तरह से मेरी चेकलिस्ट बन जाती है। अगर सर्विस इंडस्ट्री है तो सर्विस से रिलेटेड, अगर मैन्युफैक्चरिंग है, वेयर हाउस प्रमोट करती है, एचआर मॉड्यूल है, नेचर ऑफ द बिजनेस, प्लस आपको क्या करना है, आपको क्लाइंट के साथ डिस्कशन करना पड़ता है। डिपार्टमेंट में भी आप क्या करते हो, आप जाते हो और उनके रिक्वायरमेंट गैदरिंग कहते हैं हम हर डिपार्टमेंट में जाते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं कि उनको वो प्रैक्टिकल सिनेरियोज में क्या क्या यूज़ करना करते हैं, मतलब एग्जिस्टिंग क्या है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या फैसिलिटीज़ है, उसका क्या प्रॉब्लम है, क्या ड्रॉबैक है उसका, प्लस वो कौन सा सॉफ्टवेयर उन्होंने किन किन सॉफ्टवेयर को यूज़ किया है, उनकी नॉलेज में कौन कौन सा है, कंपैरिजन भी क्योंकि वो लोग करते हैं। प्लस ये भी जानना ज़रूरी होता है कि अभी जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो आपको उसकी बेसिक कितनी जानकारी है, पहली बार यूज़ कर रहे हो या आपके यूज़ में था लेकिन आप बहुत ही लिमिटेड चीज़ें यूज़ करते हो। तो जब और प्लस बहुत बार क्या होता है ना कि वो लोग अपने रजिस्टर्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं या कोई अदर सॉफ्टवेयर यूज़ करके वो सारी चीज़ें करते रहते हैं जो उन्हें लगता है कि आपका सॉफ्टवेयर हैंडल नहीं कर सकता। तो आपको ये भी जानना पड़ता है कि वो कोई सेकंड सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं या वो सिर्फ रजिस्टर में रख रहे हैं और उनको लगता है कि ये सॉफ्टवेयर कैपेबल नहीं है। ये सारी चीज़ें समझ के वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं आप जिस भी इन्वायरमेंट को यूज़ करना चाहते हो। अगर आप नेविजन की बात करो तो नेविजन में आपको मिल जाएगा, डेटाबेस के अंदर ही था सेटअप चेकलिस्ट। सेटअप चेकलिस्ट आप जैसे एक्सपोर्ट करोगे ना उसमें बेसिक पूरा का पूरा सेटअप चेकलिस्ट था। और बिजनेस सेंट्रल में भी आप चेक कर सकते हो, सेटअप चेकलिस्ट नाम से तो नहीं मिलेगा लेकिन हाँ टेबल्स के नाम से आपको मिल जाएगा। और प्रोफाइल या इस तरह से एक उसका नाम है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था तो वो उसके थ्रू भी आप निकाल सकते हो। तो क्वेश्चनियर या दैट्स द वर्ड, इसके थ्रू भी आप निकाल सकते हो अगर बिजनेस सेंट्रल में निकालना है। और नेविजन में तो सेटअप चेकलिस्ट की आपकी पूरी लिस्ट मिल जाएगी, एक्सपोर्ट कर लेना। तो और बिजनेस सेंट्रल में आप टेबल से भी कर सकते हो कि आपने ज़रूरी टेबल चेक कर लिया, उनका नाम ले लिया, लिस्ट ले लिया और आपने पता लगा लिया कि आपको क्या क्या सेटअप डिफाइन करने पड़ेंगे। तो जब आप अकाउंटिंग पीरियड जब आप चेकलिस्ट में लिखते हो और अकाउंटिंग पीरियड डिफाइन करने जाते हो उसमें भी 2 क्वेश्चंस आते हैं कि आप जिस कंपनी के लिए काम करने वाले हो वो कौन सा पीरियड यूज़ करेगी, वो जनवरी से दिसंबर कैलेंडर ईयर यूज़ करेगी या वो फाइनेंशियल फिस्कल ईयर यूज़ करेगी। फॉरेन कंपनी में तो कोई डाउट ही नहीं है, वो कैलेंडर ईयर ही यूज़ करेंगे। लेकिन इंडिया, अगर आप अपनी कंट्री की बात करो तो हम मैक्सिमम टाइम हम 99.9% मान लो कि आप फाइनेंशियल फिस्कल ईयर ही यूज़ करोगे क्योंकि हर बड़ी कंपनी जीएसटी के साथ जा रही है। कुछ चीज़ों पे हो सकता है एग्जेम्प्टेड हो, 0 रेट हो सप्लाई वाला, लेकिन मैक्सिमम चीज़ों पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जीएसटी लग जाता है। और जब जीएसटी पे करते हैं तो उनको जीएसटी क्लेम भी चाहिए होता है, तो क्या करते हैं फिर जीएसटी को कैलकुलेट करवाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह आप अगर मैंने जैसे बताया था आप डायरेक्ट टैक्सेशन की बात करो तो टीडीएस टीसीएस है। टीडीएस टीसीएस हो सकता है टीसीएस आपके में ना अप्लीकेबल हो रहा हो लेकिन टीडीएस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के लिए आपको सेटअप डिफाइन करना है। और जैसे मैंने बोला कि क्वार्टर्स में है इसके पीरियड्स, 3-3 मंथ का 4 क्वार्टर्स आपको मिल जाएगा, आपको वो चेक कर लेना है। स्टार्टिंग डेट डालनी है, क्रिएट ईयर करना है। सिस्टम अपना नेक्स्ट ईयर खुद से कैलकुलेट करता है क्योंकि वो 12 मंथ्स के पीरियड पे काम करते हैं, ठीक है। और क्लोज पीरियड, जैसे जैसे हम एक साल ख़त्म करते जाते हैं हम क्लोज ईयर एंड प्रोसेस चलाते हैं क्लोज इनकम स्टेटमेंट से, तो क्या होता है हमारा एक एक पीरियड हम स्टार्ट ही करते हैं अकाउंटिंग पीरियड क्लोज करने से। हमारी सारी एंट्रीज हो गई, हमारा सारा काम हो गया, क्लोज इनकम स्टेटमेंट चलेगा ही नहीं अगर आपने अकाउंटिंग पीरियड क्लोज नहीं किया। वो सबसे पहले आपको कंडीशन देगा
जाओ पहले अकाउंटिंग पीरियड क्लोज करो। क्यों? क्योंकि इसे पता है 12 मंथ्स का आप प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट करना चाहते हो, उसे बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना चाहते हो, इनकम एक्सपेंसेस, इनकम ओवर द एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस ओवर द इनकम। ये वो कैलकुलेट कैसे करेगा नेट प्रॉफिट और लॉस, जब तक आप उसको टाइम पीरियड क्लोज करके नहीं दोगे। टाइम पीरियड क्लोज करना मतलब 12 मंथ्स में जितनी एंट्रीज होनी थी, आपको जो करना था आपने सब कर लिया, फिनिश, डन। अब वो पीरियड क्लोज, अब उस 12 मंथ के क्लोज पीरियड पे इनकम स्टेटमेंट चलेगा, सारी एंट्रीज को वो कैलकुलेट करेगा, जो भी उसके इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर आती हैं, उसके अंदर आपने बना रखा होगा अकाउंट टाइप के अंदर, चार्ट ऑफ अकाउंट में सारी एक्सपेंसेस और इनकम को कैलकुलेट करने के बाद जो ज़्यादा होगा नेट ऑफ करने के बाद वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस जनरेट करके देगा, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड उसको मिलना ही चाहिए क्लोज्ड, तो आपको 12 महीने में क्लोज करना पड़ता है, उसके बाद वो चलता है। तो अब जब नेक्स्ट पीरियड में जाते हो ना, तो नॉर्मल सी बात है, पहला वाला तो क्लोज हो चुका है, अब आप अगर करोगे तो बैक डेटेड एंट्री दिखाएगा सिस्टम कि वो आपने बैक डेटेड एंट्री की है आफ्टर द क्लोजिंग पीरियड, तो वो कंसिडर नहीं करेगा क्लोज इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि वो तो पहले चल चुका और उसने नेट ऑफ पे पोस्ट कर दिया। अब जो अगर आप करोगे तो बैक डेटेड एंट्रीज वैसे पड़ी रहेंगी, तो आपको फिर से अपना पीरियड ओपन करवा के अगर आप टेक्निकल की हेल्प लेकर करना चाहते हो, लेकिन ये सब मैं सलाह नहीं दूंगी क्योंकि ये बैड प्रैक्टिसेस हैं। आपको एक बार डिसाइड करके, भले आप 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना बाद चलाओ, क्लोज करो अपना पीरियड, लेकिन पूरा श्योर हो जाओ कि हाँ मेरा टैक्स फाइलिंग हो गया। टैक्स फाइलिंग का कॉन्सेप्ट भी आपको पता है कि टैक्स फाइलिंग की डेट, आपकी क्रेडिट मेमो डेट, ये सब आपके अकाउंटिंग पीरियड में भी रहता है, पीरियड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट में रहता है कि ये लास्ट आप कब तक कर सकते हो टैक्स फाइलिंग। तो टैक्स फाइलिंग में आप ये चेक कर लेना, ये कॉन्सेप्ट आपको टैक्स अकाउंटिंग पीरियड में मिल जाएगा, अकाउंटिंग पीरियड में नहीं, टैक्स अकाउंटिंग पीरियड में मिल जाएगा ये कॉन्सेप्ट। और उसमें आपको क्या करना है कि चेक करना है कि आपका जो ऑडिट कराने वाला टाइम पीरियड जो है ना, लास्ट डेट, क्रेडिट मेमो डेट भी वही रखो, दोनों सेम रखो। तो मैक्स टू मैक्स उस पीरियड के बाद जब आपने अपना ऑडिटिंग करवा लिया, रिपोर्ट्स फाइल कर दी, और ठीक है, तो ऑडिटिंग करवा लिया, रिपोर्ट्स फाइल कर दी, फाइनल रिटर्न फाइलिंग हो गई, उस डेट के बाद तो आप अब आपका तो बैलेंस शीट भी ऑडिटेड है, तो आप अब तो उसकी वैल्यूज़ को भी चेंज नहीं कर सकते, वो तो रिपोर्ट्स आपने गवर्नमेंट को भी फाइल कर दिया, अब तो आप चला सकते हो अपने सिस्टम पे क्लोज इनकम स्टेटमेंट, ईयर एंड प्रोसेस जिसको कहते हैं। और ये चलाने के लिए क्या हुआ कि आपको सबसे पहले अकाउंटिंग पीरियड क्लोज करना होगा। आपका अकाउंटिंग पीरियड क्लोज, अकाउंटिंग पीरियड फाइनेंस को कंट्रोल करता है, और फाइनेंस जो है ना, फाइनेंस सब चीज़ों से जुड़ा है, आप उसे किसी चीज़ से अलग नहीं कर सकते। अगर आप HR मॉड्यूल चला रहे हो, फाइनेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट को चला रहे हो, मतलब वाउचर एंट्रीज करते हो बस, या आप मैन्युफैक्चरिंग चला रहे हो, अगर आप वेयर हाउस, एडवांस वेयर हाउस चला रहे हो, आप कोई भी इंडस्ट्री स्पेसिफिक सिनारियो चला रहे हो, कोई भी मॉड्यूल यूज़ कर रहे हो, अकाउंटिंग पीरियड पूरे फाइनेंस को कंट्रोल करता है, वो अकाउंटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट सब पे काम करेगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि वो आप सही से, आपका जब ऑडिटिंग, जो रिटर्न फाइलिंग की डेट होती है फाइनल डेट, उसके बाद आप क्या करो कि अपना स्टेटमेंट, क्लोज इनकम स्टेटमेंट, बैच प्रोग्राम का नाम है, बैच प्रोग्राम एक रिपोर्ट, आप इसे रिपोर्ट भी कह सकते हो, इसके रन होने के बाद आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर सकते हो, जो कि फ्रीज हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट अप्रैल या नेक्स्ट जनवरी से आपको फ्रेश एंट्रीज दिखनी शुरू हो जाएंगी कि फ्रेश एंट्रीज क्या आ रही थी, ठीक है। तो ये हुआ अकाउंटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट। इन्वेंट्री पीरियड ऑप्शनल है, इसे मैंडेटरी मैं नहीं कह सकती क्योंकि ऑप्शनल है। अब जैसे कि बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि इन्वेंट्री पीरियड लॉक करके रखा जाए, क्योंकि क्या होता है ना, बैक डेटेड एंट्रीज होती हैं। आज का डेट अगर 17 है तो ज़रूरी है कि 17 को सारी रियल टाइम एंट्रीज हो जाएं। बहुत सारी बैक डेटेड एंट्रीज पड़ी रहती हैं जो सिस्टम पे बाद में यूज़र बैकएंड वाले करते रहते हैं। तो बैक डेटेड एंट्रीज अगर आप मंथ एंड में भी कंट्रोल नहीं कर सकते कि 31 हर महीने का 30th 31 जो भी है, हर मंथ अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि लास्ट डे को आप मान के चलो कि सारी एंट्रीज हो गई, 1 या 2 दिन बाद 5 दिन का ग्रेस दे देते हैं। 5 दिन बाद भी आप श्योर नहीं हो कि मेरा जो पीरियड है फर्स्ट मंथ वो क्लोज होना चाहिए, तो आप अकाउंटिंग इन्वेंट्री पीरियड कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि बैक डेटेड एंट्रीज इन्वेंट्री की
वो मैक्सिमम इन्वेंट्री तो आपके रियल टाइम सिस्टम में काम करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपने 2 या 5 दिन का ग्रेस पीरियड रख लिया, फिर भी आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो अगर आपने जाके लास्ट मंथ को इन्वेंट्री पीरियड में क्या होता है ना, वो 12 मंथ्स तो लेता है और सिंगल 1 मंथ ही लेता है, पीरियड लेंथ तो उसका 1 मंथ ही है, वो क्वार्टर्स पे काम नहीं करता। लेकिन जब वो आप लेते हो ना तो वो लास्ट डेट लेता है, स्टार्टिंग एंडिंग डेट का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं जाता, इसमें एंडिंग डेट लेता है। और एंडिंग डेट वाला क्या करता है, वो एंडिंग डेट पे लेता है आपका जैसे 31 जनवरी, फिर आपका 28-29 फरवरी जो भी होगा, फिर उसके बाद 31 मार्च, फिर 30 अप्रैल, इस तरह से लेता है एंड डेट। तो अब अगर मान लो कि 31 जनवरी के 5 दिन ग्रेस, यानी कि 5 फरवरी को भी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये जो इन्वेंट्री पीरियड मुझे क्लोज करना है कि नहीं, मुझे फ्रीज करना है कि नहीं, तो क्या होगा कि आप इन्वेंट्री पीरियड बार बार ओपन एंड क्लोज करने के चक्कर में प्रॉब्लम क्रिएट कर दोगे। जो यूज़र है, जो एंट्री करता है बैकडेटेड एंट्रीज, जिसके पास डेटा लेट से आता है और वो सिस्टम पे उस डेटा को बैकडेटेड एंट्रीज के तौर पर डालना चाहता है, उसे सिस्टम अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि आपने क्या किया, आपने गए और आपने जनवरी की जो इन्वेंट्री पीरियड था, जनवरी का इन्वेंट्री पीरियड आपने क्लोज कर दिया। तो इन्वेंट्री पीरियड अगर 31 जनवरी क्लोज है तो नॉर्मल सी बात है कि वो 31 जनवरी पे 31 जनवरी 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी क्लोज डेट है। इसका ये मतलब नहीं कि एक ही दिन, नहीं, पूरा महीना। तो पूरा महीना यानी 1 जनवरी से लेकर जो 31 जनवरी का जो डेट है, उस टाइम पीरियड में वो कोई बैकडेटेड एंट्री नहीं डाल सकता। तो अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि ग्रेस पीरियड के बाद भी बैकडेटेड एंट्रीज डालनी है, तो आप इन्वेंट्री पीरियड ना ही यूज़ करो तो अच्छा। लेकिन बहुत सारी कंपनीज ये यूज़ करती हैं, क्योंकि वो क्या करती हैं, रियल टाइम एंट्रीज करवाती हैं और मैक्सिमम 1 या 2 दिन बाद, जैसे ही मंथ ख़त्म हुआ 31 या उसके 1 या 2 दिन के अंदर वो पिछला महीना क्लोज कर देती हैं। आपको बैकडेटेड एंट्रीज करने के लिए भी ग्रेस पीरियड ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो आप अब बैकडेटेड एंट्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि सिस्टम, जो कंपनी का सिस्टम चल रहा है उसमें आपको सारा डेटा अवेलेबल करा दिया गया। आपका डेली टास्क था डेली एंट्रीज करना, कुछ एंट्रीज बच गई तो आपको 5 दिन का ग्रेस दिया गया था, 5 दिन में वो ख़त्म कर लेनी थी। और अगर आपको वो एंट्री आपने डाल दी, पीरियड क्लोज हो गया और कंपनी की गलती की वजह से फिर से आपको एंट्रीज करने बोला गया, तो जो भी आपका सीनियर होगा वो खुद अलाउ करके देगा। इन्वेंट्री पीरियड आप फिर से ओपन कर सकते हैं, तो इन्वेंट्री पीरियड आप फिर से ओपन कर सकते हैं। तो उसको यूज़ करना चाहिए कि आप हर मंथ क्लोज करते जाएं, हर मंथ क्लोज करते जाएं। क्लोज करने से फ़ायदा होगा, जो आपकी इन्वेंट्री वैल्यूएशन रिपोर्ट होगी, डेटा एकदम फ्रीज रहेगा। अगर आपने बोला कि पॉजिटिव इन्वेंट्री मैंने 100 की थी, परचेस मैंने 200 किया था, तो मेरी जो इंक्रीज़ वाली इन्वेंट्री 300 थी, और फिर मैंने सेल इसमें से 50 किया है, तो 250 क्लोजिंग इस मंथ का, इस डेट का पर्टिकुलर क्लोजिंग लास्ट डे ऑफ द मंथ ये था। तो आपको सिस्टम वही दिखाएगा, क्योंकि आपका डेटा मैच कर रहा है आपके रियल टाइम सिस्टम के साथ, क्योंकि आप इंक्रीज भी करवाते जा रहे हो और आप फ्रीज भी करवाते जा रहे हो। तो ऐसा नहीं हो सकता कि पिछले मंथ की एंट्री आपने इस मंथ में की, आपका स्टॉक इधर उधर एडजस्ट हुआ, क्योंकि सिस्टम तो ग्रेस पीरियड के बाद बंद हो जाएगा। तो यूज़र चाह के भी बैकडेटेड एंट्री कहीं एडजस्ट नहीं कर सकता, सिस्टम उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगा, वो फ्रीज कर देगा, ठीक है। तो उसके लिए कुछ सिनारियो होगा तो आप मुझे दीजिएगा, तो मैं इस पर कोई वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट है टैक्स अकाउंटिंग पीरियड, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर कॉन्सेप्ट है। अगर आपकी कंपनी में टैक्सेशन चल रहा है तो आपको ये लगाना ही होगा, वरना जीएसटी जैसे ही कैलकुलेट करवाने जाओगे, सिस्टम बैकएंड से सिस्टम एरर देता है। क्यों? क्योंकि उसको बैकएंड पे आपका फंक्शनल सेटअप नहीं मिला। सेटअप कॉल करता है कि इसका बैकग्राउंड में जीएसटी अगर वो कैलकुलेट करवा रहे हैं, आप आज की डेट पे 17 तारीख को कैलकुलेट करवा रहे हो, 17 मई को आपने जैसे ही 17 मई को कैलकुलेट करवाया, वो 17 मई का जो पोस्टिंग डेट प्लस 17 मई का जो क्वार्टर, अभी वो कौन सी क्वार्टर में चाह रहा होगा, उस क्वार्टर को कॉल करेगा, ठीक है। पहले तो उसका पूरा एक टैक्स अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ्स का बना होगा, प्लस पर्टिकुलर क्वार्टर बना होगा, ठीक है। तो उस क्वार्टर को कॉल करेगा, उस मंथ को कॉल करेगा, उसके बाद आपका टैक्स कैलकुलेट होगा। तो अगर आपका वो 12 मंथ्स का पीरियड नहीं बना, आपका वो पर्टिकुलर क्वार्टर नहीं बना जिस क्वार्टर में वो लैंड करना चाह रहा है, तो उसे
पीछे का सेटअप नहीं मिलेगा तो वह कैलकुलेट कैसे करेगा, वो कैसे बताएगा कि जीएसटी कितना कैलकुलेट हुआ इस पीरियड के लिए। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि बिना डेट कॉन्सेप्ट के ये कैलकुलेशन नहीं होगी। टीडीएस एंड टीसीएस के लिए भी सेम है, क्योंकि देखो एक चीज़ और होती है, बहुत बार गवर्नमेंट क्या करती है, बोलती है कि कल से ये चीज़ लागू हो रही है, एप्लीकेबल हो गई, आपके पास गेजेटेड नोटिफिकेशन भी आ गया, तो आपको भी अपने सिस्टम पे लागू करना होता है, कोई 1 तारीख से, कोई 10 तारीख से। तो सिस्टम पे आप एक नई लाइन क्रिएट करते हो, स्टार्टिंग डेट, ये टैक्स रेट, नेक्स्ट पुरानी वाली आप डिलीट नहीं करते हो, लेकिन नई एक लाइन बना देते हो नया स्टार्टिंग डेट के साथ कि ये आज से इतना रेट पे एप्लीकेबल है। तो अब अगर आपका ये डेट पीरियड, आपका क्वार्टर, ये सब लाइन डिफाइन होगी, तभी तो सही सही कैलकुलेट करेगा, क्योंकि वो हर बार सेटअप कैलकुलेट करता है, फिर वो आपका जो टैक्स अकाउंटिंग पीरियड कॉल करता है और उसके बाद जनरेट करके देता है। तो अकाउंटिंग पीरियड बेसिक फाइनेंस के लिए ज़रूरी है, चाहे वो किसी मॉड्यूल से जुड़ा हो। अकाउंटिंग पीरियड का किसी मॉड्यूल मतलब स्पेसिफिक मॉड्यूल से लेना देना नहीं हो, पूरे डेटाबेस, पूरे इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है, कोई भी डेटा पोस्ट करवाना हो। इन्वेंट्री पीरियड ऑप्शनल है, आपकी मर्जी। टैक्स अकाउंटिंग पीरियड ऑप्शनल है, आपकी मर्जी। अगर आप टीडीएस टीसीएस कैलकुलेट नहीं करवाना चाहते, डायरेक्ट टैक्सेशन, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेशन कैलकुलेट नहीं करवाते, आपकी मर्जी। या आप बहुत ही छोटे स्मॉल ट्रेडर हो जहाँ ये एप्लीकेबल ही नहीं है, मत सेटअप बनवाओ, मत डिफाइन कराओ टैक्स अकाउंटिंग पीरियड। सिस्टम कभी कॉल ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको वैसा केस स्टडी, वैसा यूज़ केस, उसका वैसा सिनारियो ही नहीं मिलने वाला सिस्टम को, आपके ईआरपी पे। फिजिकल इन्वेंट्री काउंट करवाते हो तो जहाँ तक मुझे लगता है अकाउंटिंग पीरियड से ही उसकी कैलकुलेशन हो जाती है, क्योंकि अलग से इसका कोई ऐसा अकाउंटिंग पीरियड अलग से, फिजिकल अकाउंटिंग पीरियड कोई कैलकुलेट करवाने के लिए अलग से कोई सेटअप नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें लो, मीडियम, हाई प्रायोरिटी बेसिस पे एक आपको वॉल्यूम बेस्ड एक फील्ड मिल जाएगा, वो आप यूज़ कर सकते हो फिजिकल इन्वेंट्री का जो अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है वो। लेकिन ऐसा 12 मंथ्स एंड 1 मंथ के लेंथ वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फिक्स एसेट्स अकाउंटिंग पीरियड इंक्लूडिंग टैक्स फिक्स एसेट्स के लिए है, आप उसको जैसे आप बाकी अकाउंटिंग पीरियड डिफाइन करो वैसा डिफाइन कर देना, क्योंकि बहुत सारे लोग फिक्स एसेट मॉड्यूल यूज़ नहीं करते, ये एकदम सेपरेट मॉड्यूल हो जाता है। प्लस इसका एडवांटेज ये है, डेप्रिशिएशन कैलकुलेट होना, प्लस बहुत बार होता है कि मशीनरी आपने खरीद ली, वो रखी हुई है प्लांट पे, पुट टू यूज़ नहीं हुई, और टैक्स कैलकुलेशन के हिसाब से पुट टू यूज़ से वो कैलकुलेट करेगा। तो एक नॉर्मल डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करना प्लस एक पुट टू यूज से कॉन्सेप्ट को समझते हुए कैलकुलेट करवाना, इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, इसके लिए फिक्स एसेट्स अकाउंटिंग पीरियड ज़रूरी है, आपको उसको डिफाइन करना होगा, क्योंकि सिस्टम वो अपने बैकएंड से जब डेप्रिशिएशन कैलकुलेट होता है तो बैकएंड से सेटअप को कॉल करता है, और वो उसी सेटअप को कॉल करेगा जो उस मॉड्यूल के लिए कुछ स्पेसिफिक चीज़ें लेके आ रहा है। तो उस मॉड्यूल के लिए जो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं इसके अंदर भी उसको मिलेंगी, तो वो क्या करेगा, फिक्स एसेट्स अकाउंटिंग पीरियड, क्योंकि टैक्स तो आप इस पर भी लगाओगे ना, फिक्स एसेट्स पे भी लगाओगे, इस पर भी आप हो सकता है जीएसटी लगवाओ, हो सकता है कि मैक्सिमम टाइम टैक्सेबल है तो जीएसटी लगेगा ही, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि जो भी टैक्सेशन लगाना है, इसमें भी टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट है, तो आप इंक्लूडिंग टैक्स का मतलब है, इसमें जो भी टैक्स कैलकुलेट करवाना चाहोगे फिक्स एसेट्स के अकाउंटिंग पीरियड बेस पे होना चाहिए जब आप फिक्स एसेट्स मॉड्यूल यूज़ करते हो, स्पेशली जब आप किसी तरह का एक्विजिशन डेट, किसी तरह का डेप्रिशिएशन डेट सिस्टम पे कैप्चर करवाने की कोशिश करोगे तो उसको फिक्स एसेट्स का अकाउंटिंग पीरियड चाहिए ही होगा, क्योंकि हो सकता है कि डेप्रिशिएशन अब बाद में कैलकुलेट करो। चलो मैंने बोला कि डेप्रिशिएशन कैलकुलेशन जो बैच प्रोग्राम हम बाद में चलाएंगे, लेकिन हम फिक्स एसेट्स अकाउंटिंग पीरियड तभी बनाएंगे जब हम फिक्स एसेट मॉड्यूल यूज़ करना शुरू करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप फिक्स एसेट्स परचेस करोगे, एक्विजिशन डेट यानी कि परचेस डेट, फिक्स एसेट्स की परचेस डेट, यहीं से शुरू हो जाता है फिक्स एसेट्स का कैलकुलेशन, कि यहीं से आपको बताना पड़ेगा कि टैक्स कितना कैलकुलेट होगा। तो यहीं से फिक्स एसेट्स अकाउंटिंग पीरियड काम करना शुरू हो जाएगा जब आप फिक्स एसेट्स का इनवॉइस बनाते हो, उसे परचेस करते हो, उसके परचेस डेट, फिक्स एसेट्स की एक्विजिशन डेट, तो बैकग्राउंड में फिक्स एसेट्स अकाउंटिंग पीरियड होना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं, अब तो सारा मैंने बता ही दिया, सेटअप। तो जो टैक्स अकाउंटिंग पीरियड सेटअप है ना, जैसे कि उसके अंदर जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस है, तो ये टैक्स टाइप के अंदर भी आते हैं, और टैक्स टाइप के अंदर आपको टैक्स का जो रेट है, टैक्स का सेटअप है, कैटेगरीज हैं, वो सब मिल जाएगा। जैसे कि जीएसटी के अंदर भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जीएसटी का कंपोनेंट्स है, जीएसटी का क्लेम सेट ऑफ है, और इसी तरह
इसकी रिपोर्ट्स भी बहुत सारी हैं। टीडीएस का भी सेम है, टीडीएस आप कैलकुलेट भी करवाते हो, लेकिन बहुत बार होता है कि टीडीएस गलत हो जाता है। तो टीडीएस के और टीसीएस के साथ कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आपका टीडीएस गलत होता है, अगर आपने नोटिस किया होगा जब आप पोस्ट करवा देते हो इनवॉइस कोई भी जिसमें टीडीएस या टीसीएस कैलकुलेट हुआ है, तो उसकी एक अलग एंट्री क्रिएट करता है, टीडीएस एंट्रीज, टीसीएस एंट्री, ऐसी लाइन बनाता है। आप फाइंड एंट्रीज करना या नेविगेट तो आपको मिल जाएगा। तो जब वो अलग से जो लाइन जो एक टेबल में डेटा जाता है ना, वो इसलिए जाता है कि वो आपके पर्टिकुलर इनवॉइस को पूरा रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई इनवॉइस गलत हो गया जिसमें आपका टीडीएस लगा हुआ था, टीसीएस लगा हुआ था, तो पूरे इनवॉइस को रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। टीडीएस एडजस्टमेंट जनरल अलग से पेज है, टीसीएस एडजस्टमेंट जनरल अलग से पेज है, उसके ऊपर मैंने वीडियोस भी बनाए। आप जाओ उस एडजस्टमेंट जनरल को यूज़ करो, उस पर्टिकुलर एंट्री को यूज़ करो और उसको रिवर्स करवा सकते हो। अगर आपका इनवॉइस करेक्ट है तो टीडीएस आप फिर से अलग से कैलकुलेट करवा सकते हो, पूरा का पूरा इनवॉइस रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पूरा का पूरा रिवर्स करना है, एडजस्टमेंट से काम नहीं होगा। एडजस्टमेंट में क्या है ना, कभी कभी होता है कि ज़्यादा कैलकुलेट हो गया, हमें कम करवाना है या हमें कुछ एडजस्ट करना है, तो एडजस्टमेंट जनरल आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर पूरा ही चांसेस है कि पूरे में प्रॉब्लम है तो आप पूरा मैमो यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर सिर्फ टीडीएस एडजस्टमेंट जनरल यूज़ करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, सिर्फ टीडीएस एंट्री को करेक्ट करना है थोड़े अप एंड डाउन्स या कोई रीजंस के साथ, तो आप टीडीएस एडजस्टमेंट जनरल यूज़ कर सकते हो। इसी तरह टीसीएस एडजस्टमेंट जनरल भी है, जीएसटी का एडजस्टमेंट जनरल भी है आपके पास, उसमें भी रीजंस हैं, पर्टिकुलर किस रीजंस के साथ आप कर रहे हो, क्योंकि क्लेम सेट ऑफ और जीएसटी सेटलमेंट के टाइम पे ये सारी चीज़ें कॉल होंगी। और ये सारा टॉपिक तो मैंने कवर कर दिया। टाइम पीरियड कॉन्सेप्ट जो था बिजनेस सेंट्रल एंड नाविगेशन में सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, तो मैं उसे और लेंथी नहीं बनाऊंगी। अब नेक्स्ट जो डिस्कशन हम करेंगे वो हम कोशिश करेंगे कि जो जीएसटी का सेटलमेंट प्रोसेस है, अगर आपने देखा होगा जीएसटी सेटलमेंट प्रोसेस, तो बहुत सारे लोग उस पर काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें दी हैं उसमें अगर आप कस्टमाइजेशन करवा लो थोड़ा बहुत तो वो आपके लिए काम कर सकता है, लोकेशन बेस्ड होता है। और जीएसटी सेटलमेंट आप अगर आपने जीएसटी पेड कर दिया है, ठीक है, तो वो जीएसटी जो एंट्रीज जनरेट होती है ना, डिटेल जीएसटी लेजर एंट्रीज, आप चेक कर सकते हो, उसमें पेड का कॉन्सेप्ट आता है, एक फील्ड होता है, वो टिक हुआ है या नहीं। तो आप जीएसटी पेड है, जीएसटी की लाइंस बनी है, जितनी जीएसटी कितना कैलकुलेट हुआ है, आपने कंपोनेंट्स भी यूज़ किए होंगे जीएसटी के इंटर स्टेट लेवल पर और इंट्रा स्टेट लेवल पर, आपके सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी जो भी लग रहे हैं, ये जीएसटी के कंपोनेंट हैं। इसके अलावा भी अगर आप यूनियन टेरिटरी वाला यूज़ कर रहे हो तो वो भी जीएसटी के कंपोनेंट्स हैं। तो जीएसटी कंपोनेंट्स प्लस उसका क्लेम सेट ऑफ और जितनी भी एंट्रीज पे परचेज पे कैलकुलेट हुआ है आप इंक्लूड क्लेम कर सकते हो। सेल्स, अब सेल्स के साथ क्या है, आपको एडजस्टमेंट करना है, तो जीएसटी सेटलमेंट में वो सारी चीज़ें आती हैं, किस लोकेशन के बेसिस पे, किस आपका रिमूवल लोकेशन कौन सा था, तो जीएसटी सेटलमेंट के पेज पे आपको रिमूवल लोकेशन आपको आइडेंटिफाई करना होगा, जिस पे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, वो रिमूवल यानी लोकेशन नॉर्मली कहते हैं सर, वो लोकेशन लेने के बाद आपको कौन सा पीरियड के लिए जीएसटी सेटलमेंट करना है, लास्ट मंथ के लिए, वो लेने के बाद आपको बैंक या कैश चूज़ करना पड़ता है कि रिफ़ंड की सिचुएशन में वो कहाँ एडजस्ट होगा। तो वो लेने के बाद आप जब अप्लाई एंट्रीज करते हो तो अप्लाई एंट्रीज के थ्रू वो जो आपने जो दिया ना, कौन से पीरियड के लिए आपको चाहिए, मान लो आप जनवरी के लिए करवाना चाहते हो, तो अभी आप फरवरी में हो, तो आप जनवरी के लिए बता देते हो लास्ट मंथ, तो लास्ट मंथ की वो सारी एंट्रीज लेके आएगा, अप्लाईज एंट्रीज करके वो जिस पे जीएसटी लगा था वो सारा जीएसटी की एंट्रीज को लेके आएगा। फिर आपको चेक करना होगा लाइंस कि जितने भी आपको दिखा रहा होगा कंपोनेंट के अकॉर्डिंग कितना कैलकुलेट हुआ है पर कंपोनेंट, अलग अलग लाइंस, प्लस फिर रिफंड की सिचुएशन में वो कितना लेगा, आपकी लाइबिलिटी कितनी बन रही है, आप क्लेम कितना सेट ऑफ कर सकते हो, आप ने इनपुट कितना बना, अगर आपने इंक्लूड क्लेम सेट ऑफ किया है नहीं, अभी तक आपने कुछ भी यूज़ नहीं किया, सब कुछ पेंडिंग पड़ा है, तो आपकी लाइबिलिटी कितनी एडजस्ट होगी। और अगर मान लो पेबल कंडीशन ज़्यादा है रिसीवेबल से, सेल्स पे आपने ज़्यादा अगर मतलब रिसीव कर दिया टैक्सेशन और पे करते समय कम, तो एडजस्टमेंट जो लाइबिलिटी बनती है ना, क्योंकि सेल परचेज को एडजस्ट करके आपकी पेबल लाइबिलिटी बनती है, तो पेबल बन रहा है तो रिफंड का सिचुएशन नहीं बनेगा। लेकिन जहाँ पे उल्टा रिवर्स केस होगा
वहाँ पे आपका रिफंड का सिचुएशन बनेगा। तो इस तरह में वो पूरी लाइंस बनती है जो आपको एक पर्टिकुलर फील्ड बताती है कि ये पर्टिकुलर फील्ड है, किस पे पेड है, किस पे नहीं पेड है, प्लस क्लेम सॉर्ट ऑफ की कंडीशन क्या है, प्लस इनपुट वाले की कंडीशन क्या है, टैक्स लायबिलिटी कितनी जनरेट हो रही है। ये सब एडजस्ट होने के बाद एक पर्टिकुलर जगह पे जाके वो पोस्ट होगा और पोस्टेड का भी रिकॉर्ड बनता है। जीएसटी सेटलमेंट आफ्टर पोस्टिंग लेजर एंट्रीज आपको मिल जाएगी, प्लस जो नेट ऑफ जो भी होता है वो जो आप बैलेंसिंग लेजर लगाओगे कैश या बैंक का उसमें जाएगा। तो आपको ये सब पर्टिकुलर चीज़ें डिसाइड करके उसको पोस्ट करना पड़ता है। और गलत हो जाने पर फिर तो हम लोग एक्सरसाइज करते रहते हैं। तो आप एक काम करना, कॉपी कंपनी बना के पहले एक्सरसाइज करना, सब कुछ सही हो तो फिर आप लाइव में करना। तो इस तरह से कॉपी कंपनी बनाने से आपका रिस्क कम रहेगा। और अगर आप लाइव पे भी चलाते हो तो आपको एक बार टेस्ट करके देखना होगा कि जो एंट्रीज मतलब पोस्ट करने से पहले अगर आप एक्सेल पे ले सकते हो तो आप टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको नेट ऑफ लायबिलिटी तो बताता ही रहता है कि इतनी पोस्ट होने वाली है वैल्यूज़। तो एक चांसेस तो है कि वो पोस्ट हो जाएगा, तो वो एंट्रीज जितनी बनी थी वो सारी उसके साथ कंज्यूम होकर उसमें पोस्ट हो जाएंगी। तो थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। कि कैलकुलेटेड रिस्क शायद मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, इसका भी कुछ रिवर्स केस या रिवर्स एंट्रीज जैसा कुछ है कि आप इसका रिवर्सल कर सकते हो, तो आप फिर से चला सकते हो या नहीं। तो ये फिर से चला सकते हो या नहीं, और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, प्लस अगर लाइव में डायरेक्टली चला दिया तो ये सारी क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम किसी और पॉडकास्ट या फिर लाइव में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन का टॉपिक मैंने बता दिया है कि नेक्स्ट सेशन का टॉपिक क्या होगा, जीएसटी सेटलमेंट, जिसके मैंने आपको बहुत ब्रीफ जानकारी दी है, छोटी सी जानकारी है। इसका आपको किसी टेस्ट केस के साथ रन करना है, प्लस जो अभी मैंने क्वेश्चंस पूछे वो क्वेश्चंस कि अगर गलत पोस्ट हो गया लाइव में तो हम रिवर्स कर सकते हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लाइव में शो में, या फिर पॉडकास्ट कर सकते हैं रिकॉर्डेड वाला कोई वर्जन जिसमें मैं आपको सिस्टम पे दिखा सकूं और उसमें आपको बता सकूं, तो वो भी हो सकता है। देखेंगे कौन सी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, और आपने अपने फीडबैक या अपने कमेंट में लिख देना कि आपको स्क्रीन के साथ देखना है तो हम रिकॉर्डेड पोस्ट कर डाल देंगे, और अगर आप या फिर कोई रिकॉर्डेड वीडियो, और अगर आपको ऐसे ही लाइव सुनना है तो हम सिर्फ लाइव में डिस्कस कर देंगे। आप अपना पॉइंट अपने कमेंट्स भेज देना, क्वेश्चंस क्वेरीज भेज देना उसके अकॉर्डिंग। तो आज का टाइम पीरियड कॉन्सेप्ट फिनिश हो गया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।